लेक्चर नंबर क्या है मेरा? जी चैप्टर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जहाँ से एक क्वेश्चन पेपर में मस्ट अपीयर होगा ही होगा। लास्ट टाइम भी अपीयर हुआ है, इस दफ़ा भी अपीयर होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, उसमें जाने से पहले ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन? ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? लोगों का ग्रुप जो आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। से क्या नाम देंगे? ऑर्गेनाइजेशन। क्या ख्याल है? इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। मेनली दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NFPOs। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी दे सकते हैं, मीन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका पर्पस है प्रॉफिट कमाना, और नॉट फॉर प्रॉफिट जिनका पर्पस अदर देन प्रॉफिट। अदर देन प्रॉफिट क्या हो सकता है? सोशल वेलफेयर हो सकता है। जिसमें आगे दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, पब्लिक सेक्टर और NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मीन प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान पुलिस फोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है जिनका पर्पस प्रॉफिट नहीं अदर देन प्रॉफिट है। क्या ख्याल है? कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ईदी सेंटर है, शौकत खानम है, जो क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मीन NGOs। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन मेनली तीन तरह की होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या ख्याल है? सोल प्रोप्राइटरशिप एक सिंगल ऑनर का बिजनेस, जिसको सिंगल ऑनर ने मैनेज करना है, उसी की इन्वेस्टमेंट है, सारा प्रॉफिट लॉस उसी अकेले का है। दो या दो से ज़्यादा लोगों ने मिल के बिज़नेस चलाया, इन्वेस्टमेंट की, कुछ चला रहे हैं, सारे चला रहे हैं, प्रॉफिट एग्रीड रेशो के अकॉर्डिंगली आपस में शेयर कर रहे हैं, वो क्या है? पार्टनरशिप। कंपनी जिसके ऑनर कोई और हैं, मैनेजमेंट कोई और है, इसमें ऑनर ही मैनेजर है, ऑनर ही मैनेज कर रहे हैं। इसमें अकेला बंदा, इसमें दो या दो से ज़्यादा बंदे, ठीक होगी। जबकि इसमें ऑनर कोई और हैं, और ऑनर जो हैं उन्हें नाम दिया जाता है क्या? शेयर होल्डर का। और मैनेजमेंट जो है वो कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। क्या ख्याल है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। हम ये जो पेपर पढ़ रहे हैं MFA, ये पूरा का पूरा हम पेपर पढ़ रहे हैं मेनली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक हो गया। कल को हमने जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो हमने क्या करना है? किसी कंपनी को जाके मैनेज करना है, एज ए अकाउंट्स को मैनेज करना है, फाइनेंस को मैनेज करना है, या फिर एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के भी कंपनी को मैनेज किया जा सकता है। क्या कहता है? CFO बन के फाइनेंस को मैनेज करना है, नहीं CEO बन के पूरी कंपनी को मैनेज करना है। हम ये जो पेपर पढ़ रहे हैं किसके पॉइंट से पढ़ रहे हैं? कंपनी के पॉइंट से, जिसके ऑनर कोई और हैं और मैनेजमेंट कोई और होती है। हम क्या होंगे? मैनेजमेंट, जिसने क्या करना है? अकाउंट्स को मैनेज करना है, फाइनेंस को मैनेज करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, प्लानिंग करनी है कंपनी की, उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स को देखना है, इंटरनल फैक्टर्स को देखना है तो इंटरनल एनालिसिस परफॉर्म करना है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना है तो एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है। फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस का सारा एरिया, फाइनेंशियल एनालिसिस का सारा एरिया किसको? फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 11 टू चैप्टर 17 है।
फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग चैप्टर 17 हमने पढ़ लिया, क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करने हैं, किस बेस पर आपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी, किस बेस पर नहीं करनी, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करना है, इंटरेस्ट रेट रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कमोडिटी रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो ये क्या था सारा फाइनेंस का एरिया जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ, कुछ चीज़ें अब हम और पढ़ने जा रहे हैं। सपोज ये एक कंपनी है। क्या है? कंपनी। ये कंपनी क्या करती है? COMPANY, पैसा शेयर होल्डर का यूज़ करती है। यूज़ कहाँ पे करती है? डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करती है, डिफरेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करती है और वहाँ से रिटर्न कमा के देती है किसको? ऑनर्स को। क्या करें? इस कंपनी को सपोज शेयर होल्डर जो है उसने दिया जी कितना? 200 मिलियन। और शेयर होल्डर ने कहा भाई मैं तुझे 200 मिलियन दे रहा हूँ तो तुझसे मुझे इसके ऊपर जो है वो सपोज 20% रिटर्न चाहिए। कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, ऑलरेडी चल रही थी, पैसे की ज़रूरत थी। तो कंपनी ने क्या किया? शेयर होल्डर से 200 मिलियन लिया। शेयर होल्डर ने कहा भाई मुझे इसके ऊपर 20% रिटर्न चाहिए। दिस मीन कंपनी ने ये 200 मिलियन जहाँ पे भी लगाना है वहाँ से कितना रिटर्न कमाना है? 200 मिलियन का 20% मीन इससे ज़्यादा। मीन ये 200 मिलियन जहाँ पे भी लगाना है, किसी प्रोडक्ट में लगाना है, किसी प्रोजेक्ट में लगाना है, किसी जगह पे इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी ने क्या देखना है कि मुझे 20% से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो लगाना है, वरना नहीं लगाना। अदरवाइज शेयर होल्डर की डिमांड पूरी नहीं होगी। क्या करा? कंपनी को थोड़े पैसों की और ज़रूरत थी, 100 मिलियन की और ज़रूरत पड़ गई। शेयर होल्डर ने कहा भाई मेरे पास जितने थे तुझे दे दिए और नहीं है। तो कंपनी कहाँ से पैसा लेगी? डेट होल्डर से। डेट होल्डर में कौन कौन आ जाएंगे? मेनली अभी तक बैंक ही है। सपोज़ कंपनी ने 100 मिलियन जो है वो डेट होल्डर से लिया और डेट होल्डर ने कहा भाई मैं आपसे जो है वो कितना चार्ज करूँगा? 12% चार्ज करूँगा। हमने बैंक से पूछा यार 100 मिलियन का लोन चाहिए, कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा? उसने कहा 12%। हमने कहा 12%? क्या मतलब? उसने कहा 12%। हमने कहा हमारे सगे हमसे 20% चार्ज करते हैं और तू 12% चार्ज कर रहा है। उसने कहा हाँ ऐसे ही होता है। क्यों? उसने कहा भाई देख मैं तुझे पैसा दे रहा हूँ ना 100 मिलियन, एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए दे रहा हूँ और मैंने उस टाइम पीरियड के बाद ये पैसा तुझे वापस ले लेना है। 5 साल के लिए तुझे लोन दे रहा हूँ तो 5 साल बाद मैंने वापस ले लेना है। पेन रोक दें प्लीज़, पेन रोक दें। 5 साल बाद पैसा मैंने वापस लेना है और तू जिए तू मरे, तेरी तबीयत ख़राब हो, जो मर्ज़ी हो, मुझे ये 12% इंटरेस्ट भी तुझसे लेना ही लेना है। शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया है 200 मिलियन तूने कभी वापस नहीं करना। उसे पैसा चाहिए तो कहाँ से लेगा? मार्केट में जाके शेयर बेच के किसी और इन्वेस्टर से लेगा। कंपनी को नहीं कहेगा ये अपने शेयर पकड़ मेरे पैसे वापस दे। और उसे 20% रिटर्न देना है तूने। कब? अगर प्रॉफिट होगा तो देना है, लॉस हुआ तो उसे बुला के कहना है सर लॉस हो गया। तो शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट का रिस्क ज़्यादा है, इसलिए वो रिटर्न भी ज़्यादा रिक्वायर करता है। मेरी इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम है। एक तो मुझे पैसे वापस मिलने ही मिलने हैं 5 साल बाद, तूने नहीं दिए तो मैं लीगली राइट रखता हूँ तेरे एसेट बेच के अपने पैसे रिकवर कर लूँगा। शेयर होल्डर ये हरकत नहीं कर सकता। क्या कह रहा है? और ये 12% मुझे हर सूरत मिलना है, चाहे तू लॉस में जाए चाहे तू प्रॉफिट में जाए। शेयर होल्डर को 20%, क्या 20% ही मिलना है? नहीं, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ तो 20% मिलना है, प्रॉफिट कम हुआ तो उसे कम मिलना है। क्या कह रहा है? 20% मिलना है किस चीज़ का? प्रॉफिट का। लॉस हुआ तो नहीं मिलना, तो उसकी इन्वेस्टमेंट का रिस्क ज़्यादा है, इसलिए उसका रिटर्न ज़्यादा होता है। मेरी इन्वेस्टमेंट का रिस्क एज़ कम्पेयर टू शेयर होल्डर क्या है? कम है, तो इसलिए मैं रिटर्न कम रिक्वायर करता हूँ। तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे सगे इतना मांगते हैं और तू इतना मांग रहा है। भाई मेरा इन्वेस्टमेंट रिस्क कम है, इसलिए मैं रिटर्न कम मांग रहा हूँ। शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट का रिस्क ज़्यादा है, तो इसलिए वो क्या करता है? रिटर्न ज़्यादा मांगता है।
दिस मीन कंपनी के पास आ गया सर कितना 300 मिलियन। अब कंपनी ने ये 300 मिलियन जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कितना रिटर्न रिक्वायर करना है कंपनी ने, कितना मिनिमम रिटर्न हो। मिनिमम इतना हो कि इनका 20%, इनका 12% पूरा हो सके तो फिर इन्वेस्टमेंट करनी है, वरना नहीं करनी। लेकिन वो क्या 32% है? नहीं। वो क्या 32% है? नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमने कहा जी कि 200 मिलियन एट द रेट ऑफ 20% करें तो कितना बना सर 40। और अगर हम 100 मिलियन एट द रेट ऑफ 12% करें तो सर ये कितना बना 12। तो कितना बना ये 52 अगेंस्ट वाट 300 इंटू 100 किया तो कितना आया 14%। 14%, 17.3%। तो क्या नहीं लगाने, प्लीज़ कैलकुलेटर पकड़ के हाथ में बैठें। दिस मीन कंपनी ने ये 300 मिलियन जहाँ पे भी लगाना है वहाँ से कंपनी ने कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना है 17.3%। मीन हर वो प्रोजेक्ट जो 17.3% या इससे ज़्यादा रिटर्न देगा वहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, और एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे इससे कम रिटर्न मिल रहा है वहाँ पे कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। क्यों? इनको खुश नहीं रख पाएगी, इनको खुश नहीं रख पाएगी। कंपनी को सपोज एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्या अपॉर्चुनिटी मिली जी कि एक प्रोजेक्ट ए है, आप उसमें इन्वेस्ट करो, कितना इन्वेस्ट करो 150 मिलियन इन्वेस्ट करो एट दी रेट ऑफ आपको रिटर्न जो है वो मिलेगा कितना 20%। क्या कंपनी को इन्वेस्ट कर देना चाहिए? क्या कंपनी को इन्वेस्ट कर देना चाहिए? कर देना चाहिए। क्यों? आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, ये क्या है आपका रिक्वायर्ड रिटर्न। मीन इतना रिटर्न आपको जो है वो कमाना है अपने शेयर होल्डर डेट होल्डर को खुश रखने के लिए। तो अगर किसी प्रोजेक्ट से आपको इससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो कंपनी को इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए। एक प्रोजेक्ट बी कंपनी को मिलता है, प्रोजेक्ट बी कहता है जी कि आप जो है वो मेरे अंदर 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करो, मैं आपको जो है वो दूंगा कितना 16% रिटर्न। क्या कंपनी को इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए? नहीं, ये लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट है। सर कैसे लॉस मेकिंग है? 16% रिटर्न मिल रहा है, हमारे रिक्वायर्ड रिटर्न से कम मिल रहा है तो इसलिए लॉस मेकिंग है। फिर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके हम इनको खुश नहीं रख सकते। क्या ख्याल है? हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है 17.3%। तो हर वो प्रोजेक्ट जो इस या इससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, और जो इससे कम रिटर्न दे रहा है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। एक और प्रोजेक्ट सी मिलता है कंपनी को ऑप्शन। प्रोजेक्ट सी कहता है जी कि आप मेरे अंदर 120 मिलियन इन्वेस्टमेंट करें, मैं आपको 24% रिटर्न दूंगा। कंपनी को इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए? यस, कर देनी चाहिए। क्यों? इसका रिटर्न हमारे रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा है। क्या कह रहा है? मीन इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसमें करनी चाहिए। इसको सर थैंक यू सो मच, हम इस काबिल नहीं हैं, हम इस काबिल नहीं हैं। क्यों? हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा है, 16% तक हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। 17.3% से ज़्यादा पे एक्सेप्टेबल है प्रोजेक्ट, इससे कम हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बात समझ आती? क्या कह रहा है? अब ये जो हमने कंपनी को अगर यूँ हम डिवाइड करने, ये जो बात थी कि शेयर होल्डर जो है वो हमसे क्या कर रहा है जी कि मुझे 20% रिटर्न चाहिए, डेट होल्डर चाहता है कि मुझे 12% रिटर्न चाहिए, हमें डेट होल्डर के थ्रू जाना चाहिए या इक्विटी के थ्रू जाना चाहिए, इस पे हमें कुछ डिसीजन लेना होंगे। क्या कह रहा है? इन डिसीजन को नाम दिया जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन का। जहाँ पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लोअर कॉस्ट, मीन लो रेट। मीन फाइनेंसिंग हमें करनी है कहाँ पे? वहाँ से जहाँ पे रेट कम से कम है। ये हमने किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, इसे नाम दिया जाता है इन्वेस्टिंग डिसीजन का। जहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हायर रिटर्न। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हायर रिटर्न।
हायर रिटर्न ऑफ व्हाट, हायर अपने रिक्वायर्ड रिटर्न से ज़्यादा हमें रिटर्न जहाँ से मिलेगा वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहाँ से रिक्वायर्ड रिटर्न से कम रिटर्न मिल रहा है वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्या करा? और हमारा ये जो फाइनेंशियल एनालिसिस है ये पूरा का पूरा फाइनेंसिंग डिसीजन या फिर इन्वेस्टिंग डिसीजन पे ही है। चैप्टर 17 पूरा का पूरा हमारा क्या था? इन्वेस्टिंग डिसीजन। क्या करा? चैप्टर 14 हमने फॉरेक्स पढ़ा, उसमें क्या था? फाइनेंसिंग डिसीजन कि हमें कैसे जो है वो मैनेज करना है। क्या करा? ये चैप्टर भी इन्हीं के ऊपर है, फाइनेंसिंग डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन। यहाँ तक बात समझ आती है? अब इसे कॉपी कर लें फिर आगे चलते हैं। इधर देख रहे हैं कि हम कैसे फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं लोएस्ट कॉस्ट पे, इक्विटी के थ्रू या डेट के थ्रू। कम कॉस्ट पे हो रहा है लेकिन वो आपने 5 साल बाद वापस भी देना है। अदर फैक्टर भी देखना पड़ेंगे। 12% आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे आप जियो मरो जो मर्जी हो जाए। शेयर होल्डर को हमने तब देना जब प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हंस के दिखा देंगे सर लॉस हो गया, चाय पिए और जाएं। अगली दफ़ा हम कोशिश करेंगे आपको बहुत प्रॉफिट देंगे। मेनली लो कॉस्ट होना चाहिए कि हमने फाइनेंस जो अरेंज करना है वो लो कॉस्ट पे। क्यों? जितनी ये कॉस्ट कम होगी उतना हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न कम होगा। रिक्वायर्ड रिटर्न जितना ज़्यादा है उतना यहाँ पे हमें मसला बन जाएगा। मीन हम अब कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसका रिटर्न 17.3% से कम है। हालांकि 16% अच्छा खासा रिटर्न है, लेकिन हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये इन्वेस्टर का जो रिटर्न है वो ज़्यादा है। ये जितना कम होगा रिक्वायर्ड रिटर्न उतना कम होगा, उतना ही हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने की, में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करने की। मीन उतना डर हमारे अंदर कम होगा। काफ़ी फैक्टर देखना पड़ते हैं वहाँ पे। उसमें आप गेयरिंग भी देखेंगे, डेट पे भी करना है ये भी देखेंगे, डेट के लिए सिक्योरिटी चाहिए होती है ये भी देखेंगे। वो चैप्टर 11 में पढ़ेंगे हम चल के फैक्टर्स। अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ देख रहे हैं कि शेयर होल्डर की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है, डेट की कॉस्ट कम होती है। ये क्या है? शेयर होल्डर की कॉस्ट है, इक्विटी की कॉस्ट है, और ये क्या है? डेट की कॉस्ट है। जी ये जो चीज़ हमने निकाली 17.3, ये क्या है? हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न क्या कहलाए? इसको बोलते हैं वैक, स्टैंड्स फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वैक स्टैंड्स फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे ये निकाला? इज इक्वल टू इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है सर इसमें? 20%। ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है इसे डिनोट किया जाता है KE से। सर कॉस्ट तो C से होता है भाई, उसकी मर्जी, उसने KE लिख दिया तो हम KE चल जाएंगे। क्या कहला? प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट, इन दोनों को ऐड किया ना आपने। क्या कह रहा है? सो डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट KD डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? डिवाइड किसे किया था आपने? ये 300 क्या है? इक्विटी प्लस डेट। ये 300 क्या था? इक्विटी प्लस डेट। क्या कह रहा है? तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? इक्विटी प्लस डेट इंटू 100 करेंगे। तुम्हारे पास क्या आ जाता है? इंटू 100 करने से देखा ला, इसे अगर कैलकुलेट करो तो 200 इक्विटी थी आपकी, इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी 20%, प्लस 100 डेट था आपका, इंटू कॉस्ट ऑफ डेट कितना था सर? 12%, डिवाइडेड बाय क्या था? 200 प्लस
100 इंटू 100 किया, तुम्हारे पास आंसर आ गया 17.3%। व्हाट इज दिस? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। और ये पूरा चैप्टर यही वैक ही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके ऊपर हम कोई कम से कम 70-80 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ। ठीक हो गया जी? यहाँ तक बात समझ आई? फार्मूला क्या है? इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डोनेट किया जा रहा है किसे? के ई से, प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट को डोनेट किया जा रहा है के डी से, डिवाइडेड बाई इक्विटी प्लस डेट, इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। 100 नहीं करेंगे तो परसेंटेज में नहीं आएगा। है ये क्या? रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द कंपनी। वह क्या है? कंपनी का रिक्वायर्ड रिटर्न मीन शेयर होल्डर, डेट होल्डर को खुश रखने के लिए आपको कितना रिटर्न कमाना है। शेयर होल्डर, डेट होल्डर को खुश रखने के लिए आपको कितना रिटर्न कमाना है, इतना कम से कम कमाना है, फिर जाके इसका 12% और इसका 20% इस अमाउंट से पूरा कर सकोगे। क्या ख्याल है? क्यों? अगर इससे कम कमाया तो इनको खुश नहीं रख पाओगे। ये कान से पकड़ के, आप बेशक जितने मर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छे हो, आप कान से पकड़ के आपको बाहर निकाल देंगे। क्यों? तुझे पता ही नहीं हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न क्या है ना। तो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है, सर 16% रिटर्न दे रहा है, लॉस मेकिंग कैसे हो गया? भैया आपके रिक्वायर्ड रिटर्न से कम है तो इसलिए लॉस मेकिंग है। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जितना कम से कम हो या ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम से कम हो। क्यों? ये जितना कम होगा उतना हमें यहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। ये 15% होता तो हम ये 16% वाला प्रोजेक्ट भी जाने ना देते, पकड़ लेते। क्या कह रहा है? अगला प्रोजेक्ट हो सकता है 20 दिन बाद आएगा, इसमें हो सकता है 10 दिन में रिटर्न वापस आ जाना था। क्या कह रहा है? लेकिन हमारे ऊपर बंदूक थी, क्या? इतना आपका रिक्वायर्ड रिटर्न है, इससे कम पे आप जा नहीं सकते। उसकी अमाउंट भी देखेंगे। हमारे पास उतना पैसा है, 300 है। अब 300 था, हमने 150 यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास 150 पड़ा है। क्या ख्याल है? 100 लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। पैसा पड़ा है, 150 पड़ा है, लेकिन रिटर्न नहीं है, नहीं लगाएंगे। 120 है कैपेसिटी, लगाएंगे। हाँ, इस पर लगाने के बाद हमारे पास कोई 100 का भी अगर और प्रोजेक्ट है तो हम लगाने के काबिल ही नहीं है। क्यों? पीछे पैसे ही नहीं पड़े, या तो फिर पीछे से और लेना पड़ेंगे, इक्विटी या डेट से और लेना पड़ेंगे यहाँ पे लगाने के लिए। और वो देखेंगे कि डेट होल्डर अगर 12% पे ही और देता पैसे, और आगे जो प्रोजेक्ट है वहाँ से सपोज कोई 20% रिटर्न मिलने जा रहा है, तो डेट ले के लगा देंगे। उस प्रोजेक्ट के बाद डेट वापस कर देंगे, पैसा रिटर्न हमने कमा लिया। क्या कह रहा? हलाल हराम की तमीज़ अभी छोड़ के, अभी हम सीए कर रहे हैं, अभी हलाल हराम की तमीज़ छोड़ के सीए करने के बाद देखेंगे हलाल हराम क्या होता है। ठीक हो गया? एक क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्वायर्ड, अच्छा सा पेज नंबर होगा, पेज नंबर 136 है मेरे पास। रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द वैक ऑफ अवारी लिमिटेड। अवारी कर लें, अब अवारी हो गया। कैलकुलेट द वैक फॉर अवारी लिमिटेड। Avari Limited is financed by shareholder and debt holder who contributed shareholder equity 100,000, debt finance loan 40,000, required rate of return by shareholder 15%, lender बोले तो debt holder, lender lend करने वाला बैंक 8%। Good luck everybody।
जी इक्विटी हमारे पास 100,000, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास 15%, डेट हमारे पास 40,000, कॉस्ट ऑफ डेट 8% डिवाइडेड बाय इक्विटी 100,000 प्लस डेट 40,000 इंटू 100 13% वैक हमारा आंसर आ गया। इजी पीजी। व्हाट इज़ वैक? इट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या होता है ये? रिक्वायर रिटर्न ऑफ द बिजनेस। रिक्वायर रिटर्न ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का रिक्वायर रिटर्न किसी प्रोजेक्ट से कितना कमाना है शेयर होल्डर डेट होल्डर को खुश रखने के लिए। ठीक हो गया। चलिए अब एक छोटी सी एग्जांपल और डिस्कस कीजिएगा ज़रा मेरे साथ यहाँ पे। एक प्रोजेक्ट है ABC। ये प्रोजेक्ट कहता है कि भाई आप मेरे अंदर अगर ₹100 मिलियन इन्वेस्ट करो तो मैं आपको इसके अगेंस्ट कुछ रिटर्न दूंगा। रिटर्न दूंगा आपको कितना? 20%। लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 50%। नहीं, मैं आपको रिटर्न दूंगा 22%, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी है 30%। नहीं, आपको रिटर्न इस प्रोजेक्ट से 25% भी मिल सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी है 20%। कितना रिटर्न हमें इस प्रोजेक्ट से मिलेगा? हम निकालेंगे एवरेज। क्या निकालेंगे? एवरेज। कैसे निकालेंगे? 50% इंटू 20%। 0.5 इंटू 0.2 कीजिएगा। 0.1। क्या कह रहा है? 30% इंटू 22%। 0.066। 20% इंटू 25%। 0.05। टोटल कीजिएगा। 216 इंटू 100 अगर कर दें तो हमारे पास एक परसेंटेज भी आ जाएगी। 21.6% मीन यहाँ से एवरेज रिटर्न हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 21.6%। दिस मीन इसको हम कंपेयर करेंगे 21.6% को अपने रिक्वायर्ड रिटर्न के साथ। अगर उससे ज़्यादा है तो हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, अगर उससे कम है ये हमारा एवरेज रिटर्न तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ठीक है ना? हमें इन्फॉर्मेशन इतनी थी कि भाई अगर आप 100 मिलियन इन्वेस्ट करो तो आपकी इस प्रोजेक्ट से 20% रिटर्न मिलेगा। हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। 22% मिलेगा। हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। 25% भी मिल सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, चांस इतना है। तब हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, तो क्या करेंगे? इसका एवरेज रिटर्न देखेंगे और वो कितना है? 21.6%। अब इसको हम कंपेयर करेंगे अपने रिक्वायर्ड रिटर्न के साथ। अगर इससे कम है तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, अगर इससे ज़्यादा है हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न सपोज 22% है तो हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। को 3 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट 1, कैलकुलेट द वैक ऑफ द कंपनी। निकाला जा सकता है। रिक्वायरमेंट B, C क्या है पता नहीं। आए पहले क्वेश्चन देखते हैं, वैक कैलकुलेट करते हैं। Ansari Private Limited wishes to estimate its WACC in order to decide as to which investment opportunity to invest in. The company has the following capital structure: shareholder equity 145,000, debt finance 58,000, required return of shareholder and debt holder, shareholder 16%, debt holder 10%। शायद यहाँ तक WACC निकल आएगा। निकालेंगे ज़रा। एक 4558 कितना रिटर्न है? 16% प्लस 58,000 इंटू रिटर्न 10% डिवाइडेड बाय 145,000 प्लस 58,000 इंटू 100 किया तो कितना निकला है? बैक 14.28।
नीचे डेटा कुछ और भी है। द कंपनी हैज़ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू इट। प्रोबेबिलिटी 30% एक्सपेक्टेड रिटर्न। प्रोजेक्ट ए में अगर पैसा लगाते हैं तो रिटर्न मिलेगा 16%, प्रोबेबिलिटी है 30%। प्रोजेक्ट ए में रिटर्न मिलेगा 18% लेकिन प्रोबेबिलिटी है 40%। प्रोजेक्ट ए से रिटर्न मिलेगा 20% लेकिन प्रोबेबिलिटी है 30%। हाँ, अगर हम प्रोजेक्ट बी में जाते हैं तो 30% प्रोबेबिलिटी का रिटर्न ये है, 40% प्रोबेबिलिटी का रिटर्न ये है, 30% का ये है। सी में जाते हैं तो रिटर्न ये हैं, उनके साथ प्रोबेबिलिटी 30, 40, 30 है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द अबव प्रोजेक्ट। एक्सपेक्टेड रिटर्न ये जो हमने निकाला था ये क्या था? एक्सपेक्टेड रिटर्न। एवरेज जो है ये क्या था? एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो क्या करना हमने? तीनों प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। क्या कहला है? पहले प्रोजेक्ट ए को पकड़ेंगे। ये क्या था हमारा? रिक्वायरमेंट ए। सो पहले हम पकड़ेंगे जी प्रोजेक्ट ए को। प्रोजेक्ट ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो है जी 30%, 40% और 30%। और उसका जो रिटर्न है वो कितना है? पहला 16%, दूसरा 18%, तीसरा 20%। तो इसकी अब हम निकालेंगे एवरेज, और एवरेज क्या निकलेगी? 0.048 इंटू 100 कर लो, ज़िंदगी आसान कर लो भी। 4.8%, 7.2%, 6%। और इनको ऐड कर लो, तुम्हारे पास आ गया एक्सपेक्टेड 18%। क्या कहला? अब चले गए प्रोजेक्ट बी में। प्रॉब रिटर्न एवरेज 30%, 40%, 30%। रिटर्न 12, 10, 15, 12%, 10%, 15%। 3.6, 4, 4.5, all together 12.1%। उसके बाद चले गए जी प्रोजेक्ट सी में। प्रॉब रिटर्न एवरेज 30%, 40%, 30%। और रिटर्न है कितने? 16, 18, 12। 16%, 18%, 12%। और पहला बन गया जी 4.8 टू 3.6 ऑल टुगेदर। ये हमारे पास आ गई रिक्वायरमेंट बी का आंसर। क्या कह रहा? रिक्वायरमेंट सी। फाइंड आउट विच प्रोजेक्ट द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन। कंपनी को किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? ए में करनी चाहिए, बी में नहीं करनी चाहिए। क्यों? रिटर्न कम है, और उसके बाद अगर है तो सी में करनी चाहिए। क्या कहला? सो रिक्वायरमेंट सी, द कंपनी should invest in project A first। क्या कहला? कंपनी should not invest in project B। Why? Because its expected return, its expected return of what? 12.1% is lower than
इट्स रिक्वायर्ड रिटर्न जो क्या होता है वैक ऑफ कितना 14.28%। यहाँ तक कोई बात समझ आई हो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें क्यों निकालनी है? अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। क्यों? वैक हमें बताएगा कि हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कितने रिटर्न वाले प्रोजेक्ट में करनी है। वैक से ज़्यादा वाले में करनी है, उससे कम वाले में करना बेवकूफ़ी है आपकी। क्यों? उससे आप अपने शेयर होल्डर, डेट होल्डर को, अपने मालिकों को खुश नहीं रख पाओगे। और चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप मालिक को खुश नहीं रख पाओगे तो आप गंदे निकम्मे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। क्या ख्याल है? इसाक डार, अगर आप अपने मालिकों को, इस्टेब्लिशमेंट को खुश नहीं रख पाओगे तो आप गंदे निकम्मे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। बेशक आपने इकॉनमी को जितना मर्जी अच्छा तरह से मैनेज किया हुआ था, लेकिन कोई नहीं मानेगा जब तक मालिक खुश नहीं होंगे। क्या कह रहा है? डॉलर 106 पे स्टेबल रखा हुआ था, आर्टिफिशियली रखा हुआ था, तुम आर्टिफिशियली रख लो। इंडस्ट्री बड़ी अच्छी चल रही थी, ओ जी बड़ी आर्टिफिशियली चल रही थी, भाई तुम कर लो। मालिक खुश नहीं था, बस मालिक बोले तो जिनका ये मुल्क है। जी क्वेश्चन नंबर 3 भी मिलेगा हमें। अच्छा, अब एग्जामिनर इतना आसान काम नहीं करेंगे कि हेलो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये इक्विटी है, ये डेट है, ये कॉस्ट ऑफ डेट है, चलो वैक कैलकुलेट करो। ये तो बेबीज़ भी कर लेंगे। एग्जामिनर क्या कहेंगे? ये वैक है, ये वैक है, इसके अंदर से ये फिगर आइडेंटिफाई करो। क्या कहला कि ये कंपनी है, उसकी ये इक्विटी, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। कंपनी जो है ये वैक है, मीन रिक्वायर रिटर्न है कंपनी का। कंपनी को डेट चाहिए 100 मिलियन का। तो आप बताएं कंपनी को ये डेट मिनिमम किस इंटरेस्ट रेट पे लेना चाहिए? मिनिमम किस इंटरेस्ट रेट पे लेना चाहिए? इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट क्या? कॉस्ट ऑफ डेट। क्या ख्याल है? तो यूं करके क्वेश्चन पूछेगा कि कंपनी का ये रिक्वायर रिटर्न है, इक्विटी स्ट्रक्चर ये है, शेयर होल्डर इतना रिटर्न रिक्वायर करता है, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतनी है, कंपनी 100 मिलियन का लोन लेने जा रही है। तो आप बताएं कंपनी को ये लोन किस इंटरेस्ट रेट पे एक्वायर करना चाहिए? मेन बैंक से जाके लोन लेना है तो कम से कम आपको क्या इंटरेस्ट रेट चाहिए? क्या ख्याल है? तो केडी निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ कंपनी हैज़ ए वैक ऑफ 19% and has the following capital structure: equity 165 or debt 60,000. Calculate its cost of debt assuming that equity holder need a return of 22%. 10.75. क्वेश्चन नंबर 3 हमने कहा जी कि मिस्टर वैक इक्वल होता है इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट के इंटू 100 भी करते हैं। उसने कहा वैक है आपका सर कितना? 19%। इक्विटी है आपकी सर कितनी? 165,000। कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 22%। प्लस डेट है आपका 60,000 का। कॉस्ट ऑफ डेट आपका क्वेश्चन मार्क है, डिवाइडेड बाय इक्विटी है 165,000 प्लस 60,000। तो क्वेश्चन मार्क आपने फाइंड करना है। क्या ख्याल है? इसको उधर ले जाओगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 19% के साथ। क्या ख्याल है? इधर से इस फ्रैक्शन को अप्लाई करके उधर ले जाओगे, माइनस हो जाएगा। इसको जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड कर दोगे तो आपके पास x आ जाएगा। क्या ख्याल है? x फाइंड करना आपने। सो व्हाट इज़ x? 10.75%।
कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू 10.75%। किसी से कैलकुलेट ना हुआ, बताओ मुझे, मैं से गोली मारो। क्यों है मैंने कुछ भी नहीं किया, कम ऑन, क्या हो गया है? हाँ चलिए आज बस इतना ही, आज इतना ही। बाकी बातें वह की नेक्स्ट लेक्चर में आगे लेके चलेंगे। ठीक हो गया? हमारा हर लेक्चर पिछले वाले लेक्चर के साथ लिंक कर रहा होगा, इसलिए छोटी अपनी अफोर्डेबिलिटी पे करनी है, उसे नेक्स्ट दिन आके मेरी शक्ल नहीं देखनी प्लीज़। ठीक हो गया? आने वाले कम से कम 2 वीक ये टॉपिक हमारा चलेगा और हर लेक्चर पिछले के साथ कनेक्टेड होगा। भाग जाओ, कल मिलते हैं।